बड़े सरकार, खुर्शीद बीवी आपको बुला रही हैं। लो, अभी मुसीबत आई खड़ी। हो ना हो ये राज खुल गया है और बादशाह मेरी बेबसी का तमाशा देख रहा है। ये तो वैसे ही भूपी का सबसे बड़ा वकील है। बड़ी अच्छी सुबह गुजरी है ये तो। इतने सालों बाद अम्मा पप्पो ने आपको बुलाया, जाके देखे ना क्या हुआ। इतने साल जिंदगी ने उनकी झोली के अंदर सिर्फ बेसुकूनी और बेचैनी भरी। मुझे वो क्यों बुला रही है, जबकि वो अच्छी तरह से जानती है कि मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। खुला होगा कोई राज। हो ना हो ये गुलाम के मुंह से निकलने वाले आशिक अली के नाम का नतीजा है। जाओ, जाके बोल दो उसे मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। जी। नाटकी। क्या सोच रहे हो? ये मोहल्ला, ये गलियां, यहाँ से मैं बाबा के साथ गुजरा करती थी, अब अकेले गुजर रही। हर एक चीज मुझे बाबा की याद दिला रही। तुम्हें खुद को संभालना होगा सुंदरी। मैं जानता हूँ ये सब आसान नहीं है, लेकिन तुम याद करो, तुम्हारे बाबा ने हमेशा तुम्हें हौसला रखने की, मजबूत रहने की तलकीन की है। हाँ, बाबा कहते थे कि मैं उनकी ताकत हूँ, लेकिन डॉक्टर, उनके बगैर ना सब खाली खाली लगता है। वो मेरी दुनिया थे, मैं कैसे जीऊंगी उनके बगैर। वो अभी भी तुम्हारी जिंदगी में है, तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी यादों में, तुम्हारे ख्यालों में। और वो तुम्हें देख रहे हैं। तुम चाहती हो कि वो तुम्हें देख के नाखुश हो? तुम्हें रोता हुआ देख के खुश तो नहीं होंगे ना वो? तुम्हें रोना है तो रो लो। रो लेने से दिल हल्का हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे बाबा ने तुमसे कहा था कि उनकी गैर मौजूदगी को अपनी ताकत बनाना है, कमजोरी नहीं। डॉक्टर, यहाँ पास में ना बाबा का स्कूल है, क्या आप मुझे वहाँ ले जाएंगे? पहले घर चलते हैं, फिर उसके बाद चले जाएंगे ना। नहीं, स्कूल अभी जाना होगा, उधर उन लोगों को इन्फॉर्म भी करना है। बाबा अब जिंदा नहीं रहे। हाँ, तुम्हारे बाबा तो टीचर थे, उनकी पेंशन भी होगी जो आगे जिंदगी में तुम्हारे काम आएगी। किस तरफ है स्कूल? वो बाहर। मेरी बेटी के वजूद के बारे में सिर्फ और सिर्फ जहादात भाई ही जानते हैं। वही मुझे इसकी हकीकत बता सकते हैं कि मेरी बेटी इस वक्त किस हाल में है और कहाँ है।
मुझे हर हाल में उनसे बात करनी है, उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। लेकिन वो अभी तक मेरे कमरे में क्यों नहीं आए? शायद जान दाद किया ना, उनको मेरे कमरे की चौखट तक न लाए। मुझे खुद ही इस चौखट को आज पार करना होगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। ठीक कहा तुमने, ये तुम्हारी कबर ही है। तुमने क्या सोचा था? शादी करके बच्चा पैदा कर लोगे और हम देखते रहेंगे। बिल्ली चूहे का क्या खूब खेल खेला है तुम लोगों ने। मेरा बच्चा कहाँ है? आशिक कहाँ है? तेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया और आशिक तुझे तलाक देकर चला गया। खुर्शीद, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? खुर्शीद बीबी अपने कमरे से बाहर आ गई, कहीं ख्वाब तो नहीं? मुझे भी ख्वाब ही लग रहा है, यकीन ही नहीं आ रहा। ज़रूर कोई अहम वजह होगी जो खुर्शीद बीबी इस कैद से बाहर आई हैं। अल्लाह जाने क्या वजह है, मगर खुर्शीद बीबी इतने सालों के बाद अपने कमरे से बाहर आई हैं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अगर इतने सालों बाद उन्होंने आपको बुला ही लिया तो जाके देख आए, पूछ आए क्या हुआ। आपको अंदाजा है कि आप दोनों की इस टेंशन की वजह से मुझे कितनी तकलीफ होती है। अगर तुम्हारे बाबा नहीं मिलना चाहते तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? लेकिन मैं मिलना चाहती हूँ। कुछ जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। पप्पो, मैं तो बहुत खुश हूँ आप इतने सालों बाद अपने कमरे से बाहर आई। बात ही कुछ इस नौयत की है कि मेरी इज्जत कम, तुम्हारे बाप की इज्जत घटने का ज्यादा इम्कान है। बैठो ना, खड़े क्यों? सारी बेचैनी मेरे मुकद्दर में लिखकर तुम खुद इतने बेचैन क्यों? शुक्र करो कि जहांताद मीर अली ऑफ सुंदरगढ़ तुम्हारा भाई है, और अगर तुमने अपने आप को उसकी जगह रखकर देखा होता न, तो शायद आज तुम्हें उससे हमदर्दी होती। वो भाई जो खानदान का बड़ा है, वो जिसकी मंशा के लिए गांव और खानदान वाले इंतजार करते हैं, वो भाई जिसकी वजह से हुकूमत में लोग जाते हैं या जाने से रह जाते हैं।
मैं 100 बार तुम्हें बता चुका हूं कि मैं अपने मनसब के हाथों मजबूर था। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी की शादी करने की इजाजत नहीं दे सकता था। ये मेरे रुतबे का, मेरे मनसब का तकाजा था। भाई तुम्हें याद है उस दिन तुम एक पिस्तौल लेकर मेरे सामने आ गए थे और तुमने मुझसे ये कहा था कि अगर खानदान में से किसी को भी मैंने ये बताया कि मैंने शादी की थी और मेरा बच्चा पैदा हुआ था तो तुम खुद को मेरे सामने उसी तरह खत्म कर दोगे जैसे सिकंदर ने खुद को मेरे सामने खत्म कर दिया था। और तुम्हारी इस बात से डर के मैंने खुद को अपने माजी के साथ इस कमरे में कैद कर लिया कि जो कुछ बचा है वो मेरा भाई है और कहीं वो मर ना जाए। लेकिन तुमने कभी ये सोचा, कभी तुम्हें डर लगा कि इस तारीक कमरे में तुम्हारी बहन कहीं मर ना जाए? नहीं, 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 नहीं। तुम्हारी जिद ने बड़ी जिंदगियां बर्बाद की हैं। सिकंदर सब कुछ जानते हुए भी तुमसे शादी करना चाहता था, मगर तुम अपनी जिद पर अटे रही। इस वक्त मेरा मसला सिकंदर नहीं, मेरी बेटी है। किसकी बेटी? मेरी बेटी। इस जगह से कितनी यादें जुड़ी। मैं बाबा के साथ यहाँ आया करती थी, वो बच्चों को पढ़ाया करते थे, उनके ख्वाब बनाया करते थे। बाबा कहते थे कि तालीम जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना होती है। तुम्हारे बाबा एक अजीम आदमी थे सुंदरी। तुम देखना, उन बच्चों की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। हाँ, बाबा कहते थे कि इल्म बांटना इबादत है। ये जगह ना बाबा का दूसरा घर थी। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो यही है। हर क्लास में, हर बच्चे की मुस्कुराहट में। जानती हो, ये जगह उनकी रूह के साथ जुड़ी हुई है और तुम्हारे जरिए ये जगह उनकी रूह के साथ जुड़ी रहेगी। उनकी रूह हमेशा जिंदा रहेगी। तुम उनकी रोशनी हो, उनका साया हो। सुंदरी प्लीज तुम रो नहीं, तुम रो जाओ, जाके अंदर इन्फॉर्म करो, मैं यहीं बाहर खड़ा हूं। अपने बाबा की मौत की खबर नहीं दे सकती। आप चले मेरे साथ। चलो। तुम्हारा बेटा मुर्दा पैदा हुआ था। साहब जान के मुंह से सच निकल चुका है। अब तुम भी मत छुपाओ, बता दो मुझे मेरी बेटी कहाँ है। झूठ बोलती है ये। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाथ नीचे कर ले वरना वरना क्या करोगे तुम? इस उठे हाथ को किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। याद फैसला करता है, सजा देता है, हक का साथ देता है। आप मेरे सामने मेरी माँ पे हाथ नहीं उठा सकते। आप बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मेरे सामने मेरी माँ पर हाथ उठे और मैं चुपचाप खड़ा रहूं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सबकी अपनी अपनी ताकत होती है।
लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान आपके राजों का बोझ आपकी ताकत के साथ उठा सके। मर चुकी है वो। एक बार मिला दो, फिर मुझे भी मुर्दा तसव्वुर कर लेना। जाओ जाओ, जाके ढूंढ लो उसे पाकिस्तान के कब्रिस्तानों में। मुझे ना तुम्हारे शौहर का कुछ पता है और ना तुम्हारी औलाद का। आखिर मेरे आंसू तुम्हारे पत्थर दिल को पिघलाते क्यों नहीं? तुम्हारी बेहिसी मेरी पूरी जिंदगी निगल गई। अब अपनी औलाद के वास्ते मुझे मेरी बेटी का पता बता दो। मैं उसे गले लगाना चाहती हूँ। मैं तड़प रही हूँ अपने खावन से मिलने के लिए। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे लिए वो अब भी खैर मर्द है। मेरी बेटी तो गैर नहीं है ना। मैं वादा करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं उससे बिल्कुल गैर बन के मिलूंगी, लेकिन मुझे एक दफा उससे मिलने तो दो। मैं उसे गले लगाना चाहती हूँ। आवाज नीचे करो, आहिस्ता, दीवारों के भी कान होते हैं। जाओ और जाकर एक बार फिर अपने आप को उस कमरे में दफन कर दो, क्योंकि अगर तुम बाहर रही तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दोगी और ये मेरे जीते जी नहीं होगा। जाओ। अब ठीक है। चलिए। सुंदरी वापस आ गई। वॉशिंग मशीन नजर नहीं आ रही। फ्रिज भी नजर नहीं आ रहा। टीवी भी नहीं है। माँ की तस्वीर भी गायब है। फर्नीचर भी गायब है। अंदर सब कुछ गायब है। अम्मा की तस्वीर भी नहीं है। रमजान चाचा से पूछते हैं, चले आए। रुके रुके रुके, ये बास्केट मेरे बाबा की है। अरे ये तो मेरी अपनी है भाई। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मेरे बाबा की बास्केट है। अरे तुम पागल तो नहीं हो तुम? ये मैंने अपने पैसों से खरीदी है। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हैं? उतारिए मेरे बाबा की। क्या कर रही हो? ये तो तुमने मुझसे उतरवा ली। रमजान और जोरा सारा सामान लूटकर जो घर ले गए, उन्हें कुछ नहीं कहोगी? अरे वो मेरा आखिर दोस्त था। क्या इस बास्केट पे मेरा इतना भी हक नहीं है? चाचा, डॉक्टर चले मेरे साथ। कुछ सुना है सरकार आपने? सुना है हमारे गांव की हुदूद को बढ़ा दिया गया। अब सराय गांव भी हमारे गांव का हिस्सा है। अब उसका नाम खत्म करके सुंदरगढ़ बोलने का हुक्म दिया गया सरकार की तरफ से। ये तो अच्छा हुआ ये इलेक्शन से पहले हो गया, वरना पता नहीं हमारे बादशाह सरकार वहां से जीतते कि नहीं। तुम जाओ। सरकार एक अर्ज करनी थी। वो मेरे मामे का बेटा वापस आ गया है, बस यही आपको बताना चाह रहा था। उसे बोलो पढ़ ले, हमारे पास उसके लिए कोई जगह नहीं। ऐसा ना करे सरकार, वो अपने घर का वाहिद कफील है। अच्छा, वाहिद कफील है
तो जब मैंने कहा था कि पढ़ाई कर ले या नौकरी कर ले, तब क्या हुआ था? सलाम के लिए हाजिरी चाहते सरकार। सरकार ये उसका आखिरी इम्तिहान था। अब कोई इम्तिहान नहीं देगा। ठीक है, बुलाओ उसे इधर। जी सरकार। सलाम सरकार। चल ठीक है, पीछे हट, खड़ा हुआ। हाँ, तू क्या समझता है? तू पढ़ाई करके हमारी बराबरी करेगा? बिल्कुल नहीं सरकार। अच्छा, हमारे खाते में लिखा हिसाब किताब, नफा नुकसान जानकर उसे दुरुस्त करेगा तू? और क्या करेगा इतना पढ़कर? तेरे पुरखों ने कौन सी जायदाद छोड़ी है जिस पर तू जाकर हुक्मरानी करेगा? इधर ही मरना है तुमने, हमारे पैरों की धूल बनकर। आंख नीचे कर, अपनी औकात से बाहर ना निकल। सरकार, मेरे बाप की वसीयत थी कि मैं पढ़ूं और सरकारी नौकर बनूं। सुना तूने? तू इसकी वकालत कर रहा है। अच्छा, तो अब हमारे काम करने वाले अपने बच्चों को ये सबक दे रहे हैं। मुंशी, इसे बताया नहीं ये सुंदरगढ़ है और यहां नस्ल दर नस्ल ये लोग हमारी जमीनों पर खेती बाड़ी फसल करते आ रहे हैं। अगर ये सरकारी नौकरी करने लग गया तो खेती बाड़ी क्या इसका मरा हुआ बाप करेगा? ये खुद करेगा। अब ये पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करेगा। मैं जमानत देता हूं इस बात की। देख लो मुंशी, तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। हेलो, चलो, चल जा, दफा हो यहां से, निकल। ये क्या हो रहा है यहां सुंदरगढ़ में? ताबेदारी करेगा तो ठीक है, वरना सरकशी करने वालों का सर कलम करना हमें आता है, और ये बात तू अच्छी तरह जानते हो। सरकार, इसकी नौबत नहीं आएगी। आजकल जिसे देखो हमारे मुंह को आ रहा है, बस एक कारबान पर हाथ डालना रह गया। किसी की मौत आई है सरकार, कौन इतनी जुर्रत कर सकता है? कुछ अपने पर आए जो मेरे फैसलों के आगे सर नहीं झुकाते। मैं उन्हें सर उठाने के लायक नहीं छोड़ूंगा, वो चाहे अपने हो या पराए। शिट, ये तो हमारे कपड़े धोने की मशीन है। तो तुमने ही तो कहा था सुंदरी रमजान भाई से कि मेरा सामान तुम लोग ले लो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये तो बहुत बुरा किया रमजान भाई ने, सुंदरी का सारा सामान लूट लिया। ये तुम क्या हर वक्त हमारी दीवार पर टंग जाती हो? हैं? हम जाने सुंदरी जाने क्या सही है क्या गलत है। हाँ, और सुंदरी, तुम्हें मालूम है तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की किताबें इन्हीं के बेटे ने बेची हैं 3 डब्बे वाले को। फिर मेरे बाबा की किताब, मेरी किताबें? हाँ, और तो और तुम्हारी माँ की तस्वीर भी नहीं छोड़ी, वो तक बेच डाली इनके बेटे ने वजन बराबर करने के लिए। आई बड़ी हमसे लड़ने वाली। सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग यूं करेंगे हमारे साथ। मैं आपको क्या समझती थी और आप लोग क्या निकले। हमें क्या पता था कि तुम वापस आ जाओगी। हमने तो अपने आशिक भाई की निशानी समझकर अपने पास रख लिया सामान, और मैंने तो सिर्फ बिजली का सामान उठाया था। कमरे का फर्नीचर तो वो सामने सब्जी वाला ले गया। टेबल और कुर्सियाँ तीनों भाई ले गए, और आप आ गई हमसे लड़ने के लिए। आप लोग इंसान नहीं, लालची गवार हैं। ऐसा कौन करता है कि किसी के घर का सामान उठाकर ले जाए? पड़ोसी तो अपनों से बढ़कर ख्याल रखते हैं। आप लोग तो चोरों से भी बदतर निकले। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मेरे बाप का कफन भी मैला नहीं हुआ। मैं दरबदर हो गई। बजाय इसके कि मेरा हाल पूछने आए, मेरी मदद को आए, आप लोगों ने तो हमारा सामान ही लूट लिया।
और आप वहाँ खड़े क्या देख रहे हैं? आए मेरे साथ मशीन उठवाएं। रुको। ये रख के जल्दी वापस आना, फ्रिज वगैरह भी यहीं से उठाना है। मर गए। आपको क्यों सब्र नहीं आता बीपी जी? जो लोग जिंदगी से निकाल दिए जाए ना, उन्हें रो धोकर भुला देना चाहिए। भला किस्मत से भी कोई लड़ा है क्या? इंसान की ज्यादतियों का इल्जाम किस्मत को क्यों धर रही हैं? जालिम को ताकतवर सिर्फ इंसान की बुरी किस्मत ही बनाती है। जी मैं अंदर आ जाऊं? लाजो आई है खाना लेकर, बुला लो उसे। बुलाया? आ जाए लाजो। लाजो इधर आ। बैठो, मेरे पास बैठो। सुना है तुम्हें गैब का इल्म है, फिर तुम्हारी दुआओं में असर कैसा होता? मेरी दुआ में असर है जीजी? हाँ, बादशाह कह रहा था वो तुम्हारे दम से ठीक हुआ है। बादशाह सरकार को कोई शक हो गया होगा जीजी। मेरी दुआ में असर होता तो मुझे मेरी माँ ना मिल जाती। सलाम दाजी। दफना दिया उसे? जी। कहाँ? सिराय गांव। इश्कबाज, कितना भागा हूं मैं उसके पीछे। अपने गांव में दफन नहीं होने दिया। कुदरत ने उसकी कब्र को सुंदरगढ़ में मिला दिया है। और तुझे भी अकल नहीं आई? जाकर करीब वाले गांव में दफन कर दिया। 3-4 गांव छोड़कर नहीं दफन कर सकता था। माफी चाहता हूँ दाजी, डेड बॉडी खराब हो जाती, वक्त बहुत कम था। तो सब मैं देता उसकी बॉडी को। बेटी कहाँ है उसकी? जी उसी को छोड़ने के लिए आया हूँ। उस लड़की को ठिकाने लगाकर तू अपने काम पे निकल जा। क्यों समझना, तुम्हें कोई टकराया ही नहीं, जिंदा या मुर्दा। क्या दाजी, आपका ताल्लुक क्या है इस शख्स से? और इस सवाल पर सवाल नहीं करता। बैठे बिठाए मेरे लिए मुसीबत है, क्या आ गया हूं? तुमने आशिक अली का नाम तो नहीं लिया बादशाह के सामने? नहीं। लेना भी मत, भूले से भी नहीं और मर के भी नहीं। जो हुक्म दाजी, नहीं लूंगा। याद रखना, चाहे कयामत क्यों ना आ जाए, आशिक अली का नाम तेरे मुंह से नहीं निकलेगा किसी के सामने। जी दाजी, नहीं लूंगा। हवेली में भी नहीं, ना किसी मर्द के सामने, ना किसी औरत के सामने, समझे? जो हुक्म दाजी। आप कैसे जानते हैं उन्हें? मुहसिन है मेरे, बड़े एहसान किए उन्होंने। मेरी जिंदगी में जो भी है ना, उन्हीं का दिया हुआ है। तुम्हें अपनी माँ बहुत याद आती है ना? भूली नहीं उसे? बहुत याद आती है मुझे मेरी माँ, बहुत ज्यादा। जीजी आप दुआ करें कि मुझे मेरी माँ मिल जाए। दुआ करोगे? एक औरत है, उसकी औलाद खो गई है,
किसी की औलाद खो गई है और किसी की माँ। इंसान कैसी कैसी आजमाइशें काटता है ना, कुछ पाता है कुछ खोता है। खोने वाले पर सब्र नहीं आता लाजू। मुझे भी आज तक नहीं आया। तू दुआ करना वो माँ अपनी बच्ची से मिल जाए। मेरे सोने रब ने चाहा तो वो बच्चा मिल जाएगा अपनी माँ से। जीजी मैं अब जाऊं? आए हाय, याद आया। मुलाजिमा बता रही थी कि आपके क्वार्टर में कोई जनाजा आया था। किसका था? जनाजा? हाँ, वो गुलाम का कोई मरीज था। गुलाम उसे दफनाने लेकर आया था। उस बेचारी की एक बेटी भी है, लेकिन उस लड़की का अपने बाप के अलावा और कोई सहारा नहीं है। हाय बेचारी, वो यहाँ होती तो मैं उसे अपने पास रख लेती, पनाह देती। जी मैं जाऊं? अच्छा। लाजू ने दुआ दी है ना, अब आपकी बेटी जरूर मिल जाएगी। चांदात को मेरी बेटी के बारे में पता है बुआ, लेकिन वो मुझे बता नहीं रहा। तो मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा। मैं कैसे पता चलाऊं अपनी बेटी के बारे में, कहाँ ढूंढूं उसको? जब रब ने ये खबर पहुंचा दी कि आपको बेटी पैदा हुई थी तो मिल भी जाएगी। जरा सब्र कर लें, दुआ करें। दुआ में बहुत ताकत होती खुर्शीद बीबी, और मुझे उम्मीद है कि आपकी बेटी जरूर मिलेगी। बस दुआ करें, अल्लाह आपको आपकी बेटी से जरूर मिलवाएगा। लाजो, यहाँ आओ। जी सरकार, हुक्म। तुम खुर्शीद के कमरे में क्या करने गई थी? कुछ नहीं सरकार, मैं बस खाना देने गई थी बीबी जी को। वहां अंदर कोई खास बात हुई हो या कोई ऐसी बात जिसका मुझे मालूम होना चाहिए? नहीं सरकार, बीबी साहब पूछ रही थी कल आए हुए जनाजे के बारे में, बस। तो तुमने क्या बताया? सरकार वही जो मुझे पता था कि गुलाम किसी मरीज का जनाजा लेकर आया था, बस यही बताया मैंने। कुछ और तो नहीं कहा तुमने खुर्शीद से? नहीं सरकार, कुछ नहीं बताया मैंने। ठीक है। अगर कोई पूछे तो तुम्हें कुछ नहीं पता, समझ आई? जी सरकार, समझ गई। और हाँ, कोशिश किया करो कि तुम उस कमरे में कम से कम जाओ। जी सरकार, समझ गई। शुक्र है खुर्शीद के माजी से ये माँ बेटे ला इल्म है, नहीं तो बरसों पुराना राज खुल जाता। खैर, अब तो मर गया हो, अब तो हमेशा हमेशा के लिए ये राज दफन हो गया। शर्म नहीं आई आप लोगों को हमारे घर का सामान उठाते हुए? क्या सोचा था आप लोगों ने? बाबा के साथ सुंदरी भी मर गई। बीबी हमने कोई चोरी नहीं की है, वो तो भाई आशिक के ऊपर हमारे पैसे निकलते थे और इन्होंने ही तुम्हारे चाचा से कर्जा लिया था, वो तो बेचारा निकल गया दुनिया से। और तुम भी चली गई थी अपने रिश्तेदार के यहाँ। अब किसी ना किसी को तो ये कीमत चुकानी थी ना, तो बस मैंने सामान इकट्ठा किया और अपनी रकम पूरी कर ली।
खुदा का खौफ करें खाला, मेरे बाबा ने कभी भी किसी से कर्जा नहीं लिया था। आप लोग बहाना बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सिर्फ हमारे घर का सामान लूटने के लिए। मैं कहती हूँ हमारा घर का सामान वापस कर दें, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। और आप यहाँ खड़े हैं, आप जाकर 2-4 बंदे इकट्ठे करके लेकर आए, हमारा सामान यहाँ से लेकर जाना है। ये लड़का कौन है? आपको इससे मतलब? अच्छा, ना बताने वाला ताल्लुक है। बाप का माल संभालने आई थी, इज्जत तो संभाल ना सकी तू। खबरदार जो आपने ऐसी वाहियात बात की तो। सुंदरी, अब तेरा बाप मर गया है जिसके बलबूते पर तू इतना करती फिरती थी। 4 दिन में लड़का पीछे लगा कर लाई है। सामान वापस लौटा रही है, पुलिस को फोन करूं? देते हैं, पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत है? और सुंदरी को तो देखो, अपने जोड़ का लड़का ढूंढ के लाई है, बाप जो मर गए इसका। अब देखो हाथ पीले करती है या मुंह काला, अल्लाह जाने। जाहिलों में एक बड़ी बुराई ये भी होती है कि उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि वो क्या बकवास कर रहे हैं। गुर्बत बुरी चीज नहीं होती, बुरी चीज होती है ये ज़बान जिस पर कंट्रोल ना हो। ये शख्स डॉक्टर है, हमारा मोहसिन है। इसने मेरी और मेरे बाबा की बहुत मदद की है और आज तक कर रहा है। इतने पढ़े लिखे काबिल इंसान के बारे में गलत बोलते हुए शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये बेचारे लोग वाकिफ नहीं है आपसे। कोई बात नहीं चाचा, वाकिफ तो हम दोनों भी नहीं है, पर कुदरत ने मेरी फितरत में इंसानियत की मदद करना रखा है। मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, तूने जिस तरीके से सुंदरी और उसके बाबा को संभाला है, उसका ख्याल रखा है, इस तरह तो कोई भी नहीं कर सकता था भला। और ये लोग उधार पे किसी को दुआ भी ना दें। चाचा, हमें इन लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ना दुआ, ना दवा, ना मदद। लुटेरों की पनाह से अल्लाह बचा।